मोशनल ईएमएफ स्टार्ट कर दिया था। मोशनल ईएमएफ में भी हमने कुछ केसेस कर लिए थे कि अगर कंडक्टर वेलोसिटी जा रहा है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा। अगर एक कंडक्टर रोटेट कर रहा है तो रोटेटिंग कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा कुछ हमने कैलकुलेट किया था। अब कुछ क्वेश्चंस देखो जिसमें फेरेडेज लॉ और मोशनल ईएमएफ कंबाइन होगा। जी आरिफ वालेकुम सलाम। सो क्वेश्चंस देखिए, यहाँ देखिएगा मोशनल ईएमएफ हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा अगर कंडक्टर रोटेट कर रहा है, ये आप तब यूज करेंगे जब आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर रोटेट कर रहा है। अगर मैं आपको कुछ ऐसा सिस्टम दे दूं, वालेकुम सलाम अमार, अगर मैं आपको एक ऐसा सिस्टम दे दूं जिसमें एक मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक कंडक्टर ले लिया सर्कुलर, ये एक एक्सिस है जो सेंटर से पास हो रहा है। इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सर्कुलर कॉइल is rotating with angular velocity omega in a plane perpendicular to magnetic. तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक प्लेन में ये कॉइल रोटेट कर रही है। इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना, आप गेस कर सकते हैं कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? आप गेस कर सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा? अस्का का कुछ आंसर आया? देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 आएगा। देखिए रीजन क्या है, जब आप फ्लक्स क्या, तो फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बी कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, एरिया वेक्टर भी इनवर्स होगा, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। फाई इज बी ए। इस कॉइल के रोटेट करने की वजह से फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन फ्लक्स ड्यू टू रोटेशन, नो चेंज इन फ्लक्स ड्यू टू रोटेशन। कॉइल के रोटेशन की वजह से फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 0। कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं मिलेगा आपको अगर ये कॉइल जस्ट रोटेट कर रही है। लेकिन इसी क्वेश्चन भाई, ये समझ में आया सबको यहां तक कि अगर ये कॉइल रोटेट कर रही है तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, तो कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अच्छा, अब अगर इसी के अंदर मैं आपसे कहूं कि इस सर्कुलर कॉइल को व्हील बना दो, तो व्हील में और सर्कुलर कॉइल में फर्क आ जाएगा स्पोक्स का। भाई व्हील के अंदर स्पोक्स होते हैं, मीन स्ट्रेट वायर लगी हुई होगी। तो अगर इंस्टेड ऑफ सर्कुलर कॉइल आप एक व्हील ले, a wheel having n spokes is rotating in a plane perpendicular to magnetic field with angular velocity omega. Angular velocity omega. क्या EMF induced between axle and ring,
तो देखो अगर इसी में मैं एक व्हील ले लेता हूँ, मैंने एक व्हील ले लिया और ये व्हील रोटेट कर रहा है। सो एक व्हील ले आया और ये व्हील रोटेट कर रहा है। सो देखिए व्हील में स्पोक्स होंगे, एन स्पोक्स। ये एन स्पोक्स दिए हुए। सो इस व्हील को आप समझ सकते हो एक सर्कुलर कॉइल और स्ट्रेट रॉड का कॉम्बिनेशन है व्हील। इसमें सर्कुलर कॉइल भी है, स्ट्रेट रॉड भी है, इन सब का कॉम्बिनेशन। इतना लिखिए फिर और हर रॉड की जो लेंथ है दैट लेंथ इज एल। हर रॉड की जो लेंथ है दैट लेंथ इज एल। हर स्पोक की लेंथ एल है और ये ऐसे रोटेट कर रहा है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो ये वाला न्यूमेरिकल जो मैंने अभी आपको कराया है और जो मैंने कल कराया था जिसमें हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा आया था, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा। करिए इतना लिखिए और मुझे बताइए इतना लिख लें, इसे भी साथ में सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां होगा क्या, ये जो कॉइल है, जो रिम जिसे कहते हैं, इस रिम में तो कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा। इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस रिम इज जीरो। अक्रॉस रिम इज जीरो। तो रिम में तो कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा, लेकिन हर स्पोक के अंदर, हर स्पोक एक स्ट्रेट वायर है। सो इंड्यूस ईएमएफ इन ईच स्पोक, हर एक इंडिविजुअल स्पोक में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो आएगा हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। हर इंडिविजुअल स्पोक में इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा विच इज हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो पोलैरिटीज कल भी मैंने सिखाई थी आपको, कल भी सिखाया था कि यहाँ पोलैरिटी कैसे डिसाइड करते हैं। ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा टेंजेंशियल। पाम रूल ही लगा लो, अगर कुछ और याद नहीं रहता तो फिंगर रख दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब रख दो वेलोसिटी की डायरेक्शन में। पाम ऊपर जा रहा है मींस ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा, नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव होगा। अपवर्ड पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो हर स्पोक अपने आप में एक सेल की तरह बिहेव करेगा। हर स्पोक एक सेल की तरह बिहेव करेगा। ईच स्पोक will behave like a cell। हर स्पोक एक सेल की तरह बिहेव करता है
और मुझे बताओगे ये सेल कनेक्टेड कैसे हैं, सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड? जी, वेरी गुड, सब पैरेलल ना। देखो इन सारे सेल्स में पॉजिटिव टर्मिनल, सारे सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल रिम पर है, सारे सेल्स के नेगेटिव टर्मिनल ये एक्सल जिसे आप कहते हो एक्सल के ऊपर, सारे सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल रिम पर है और नेगेटिव टर्मिनल एक्सल पर। दैट मींस ऑल सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, all cells are identical and connected in parallel. तो ये ऐसा सिस्टम है कि ये लिया आपने, हर सेल का ईएमएफ है हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। ये हर सेल का ईएमएफ, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। ऐसे आपके पास एन सेल्स हैं। अब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने डिराइव करा था, अगर आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ एग्जैक्टली वही होगा जो इक्विवेलेंट ईएमएफ एक सेल का होगा। अगर आपने कई सेल्स पैरेलल में कनेक्ट कर दिए तो इक्विवेलेंट ईएमएफ आपको वही मिलेगा जो इक्विवेलेंट ईएमएफ एक सिंगल सेल की वजह से। तो यहाँ आप ऐसे लिख दोगे कि जो ई इक्विवेलेंट होगा वो ई के इक्वल होता है, विच इज हाफ बी एल स्क्वायर। तो इसे दोबारा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, जिस तरह की चीजें आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में करी थी, यहाँ तो डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट आगे यूज कर लो कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा पूरे सिस्टम में दैट्स हाफ एल स्क्वायर। लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखो कितनों के आंसर आया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और टोटल कितने 60 हैं। अब 50 सो रहे हैं। इतना हो जाए बताइए, इसे रब करते हैं फिर और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसे रब करते हैं, नेक्स्ट देखिए। देखिए लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन की तरह फिर से हम एक सर्कुलर कॉइल लेंगे। अभी सिर्फ सर्कुलर कॉइल होगी, लेकिन इसे आप रोटेट करोगे डायमीटर के अबाउट। अभी आपके पास जो कॉइल है वो कॉइल सर्कुलर है, ये मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक सर्कुलर कॉइल को कुछ ऐसे रोटेट किया हुआ है। ये सर्कुलर कॉइल है, ये सर्कुलर कॉइल का डायमीटर है, इस डायमीटर के अबाउट ये कॉइल रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है। दिस इज मैग्नेटिक, radius of the coil is circular coil is rotating about its diameter in a uniform magnetic field B, uniform magnetic field B as shown in figure. Calculate
देखिए फर्स्ट आपको कैलकुलेट करना है इंड्यूस ईएमएफ, सेकंड आपको कैलकुलेट करना है एवरेज वैल्यू ऑफ ई। सो देखो अगर इसे हम सॉल्व करना शुरू करें तो जो फ्लक्स का एक्सप्रेशन होगा दैट इज बी ए कॉस थीटा। मुझे यहाँ बताइए कि अगर ये कॉइल जिस तरह से मैंने रखी है अभी ऐसे रखी हुई है तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना होगा। जिस तरह से मैंने कॉइल को रखा हुआ है अगर ये कॉइल ऐसी ही है तो अभी एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर कितना होगा। यस देखो 90 डिग्री एंगल होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया वेक्टर बाहर आ रहा होगा, एंगल इज 90 डिग्री। अब इस कॉइल को मान लीजिए कॉइल ऐसे रखी थी है ना, इस कॉइल को अगर ये ऐसे रखी थी तो एंगल 90 डिग्री, मैंने रोटेट करना शुरू किया ऐसे कर दिया, अब बताओ एंगल कितना होगा। 90 डिग्री से कॉइल रोटेट कर, ये ऐसे रखी थी 90 से रोटेट कर, वेरी गुड, एंगल कितना होगा 0 डिग्री एंगल। और फिर मैंने उसे 90 से रोटेट कर दिया, अब कितना हो जाएगा, फिर 90 से अगर रोटेट कर दिया, यस अब 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, अब 180 डिग्री हो जाएगा, फिर 90 हो जाएगा, फिर 0 डिग्री हो जाएगा। एंड जैसे आप रोटेट करते रहेंगे तो एंगल कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहेगा। सो ड्यू टू रोटेशन ऑफ कॉइल, भाई ये क्लियर है सबका, ड्यू टू रोटेशन ऑफ कॉइल एंगल बिटवीन magnetic field and area vector change continuously. Area vector change continuously. मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में जो एंगल होगा वो एंगल कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है। जैसे जैसे ये रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है। अच्छा अब ये जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है इसे आप लिख सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। थीटा तो एंगल है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी को आप थीटा बाई टी लिख सकते हैं। तो यहां से जो थीटा होगा दैट थीटा इज ओमेगा टी, इस थीटा की जगह आप ओमेगा टी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो फाई हो जाएगा इट्स बी ए कॉस ओमेगा टी। सो ये फ्लक्स आएगा विच इज बी ए कॉस ओमेगा टी, ये फ्लक्स का एक्सप्रेशन बहुत क्लियर कट है। फ्लक्स टाइम पर डिपेंड कर रहा है तो फ्लक्स चेंज करेगा, एंगल चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो। तो यहां जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस ईएमएफ जो आप यहां कैलकुलेट करेंगे दैट इंड्यूस ईएमएफ simply minus of d phi over dt, so it's minus of d over dt of pa cos omega t, ये इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा माइनस बी ए कॉस ओमेगा टी। सो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इट्स माइनस ऑफ बी ए, इट्स डी ओवर डी टी ऑफ कॉस ओमेगा। जब आप cos ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे योर इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस ऑफ बी ए cos ओमेगा टी का डेरिवेटिव sin ओमेगा टी होगा विद अ नेगेटिव साइन, तो माइनस ऑफ sin ओमेगा। बस एक चीज का ख्याल रखिएगा, ये ओमेगा टी है, टी के साथ एक कांस्टेंट आ रहा है ओमेगा, ये ओमेगा लग रहा है। जो मैथ्स वाले हैं वो अब तक डिफरेंशिएशन में कर चुके होंगे इट्स चेन रूल, जिनके पास मैथ्स नहीं है, लास्ट ईयर हमने ये आपने फिजिक्स में एसएचएम में करा होगा, वेव्स में करा होगा, फिर भी भूल गए तो देखिए दिस इज ओमेगा टी, आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं टी की रिस्पेक्ट में, तो जो भी कांस्टेंट है वो कांस्टेंट एज इट इज बाहर आता है। एग्जैक्ट मेथड चेन रूल होता है बट उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएट किया आपने,
टी के साथ ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा बाहर आ जाएगा। ओमेगा की जगह 2 ओमेगा होता है, 2 ओमेगा बाहर आ जाएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, इट्स बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, जरा देखकर बताओ ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट है या ये भी वेरी करेगा? ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन आया, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको कांस्टेंट दिख रहा है या वेरी कर रहा है? राइट, टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी वेरी करेगा। और देखो वेरिएशन बड़ा स्पेशल है, ये वेरी करेगा साइन के अकॉर्डिंग। साइन फंक्शन पीरियोडिक होता है, मीन्स कुछ टाइम के बाद ये ईएमएफ दोबारा उसी वैल्यू पर आ जाएगा जहां से शुरू किया। साइन में ऐसी होता है ना, साइन की वैल्यू 0 से चेंज होगी, फिर 360 पर रिपीट होगी, फिर 720 पर। ये भी ईएमएफ के साथ ऐसी होगा, चेंज करेगा बट अपने आप को एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट करेगा। इस तरह के वेरिएशन को साइनोसोडल वेरिएशन कहते हैं। दिस इज साइनोसोडल वेरिएशन। और यही प्रिंसिपल भी है एसी डायनमो का। एसी डायनमो, एसी जनरेटर जो आप कहते हो, ये उसी एसी जनरेटर का प्रिंसिपल भी। एसी जनरेटर में यही होता है। जैसे कल कोई पूछ रहा था, शायद फैजान पूछ रहा था कि कैसे कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं। तो जनरेटर में एक इंजन लगा होता है, वो इंजन उसे घुमाता रहता है, कॉइल को घुमाता रहता है, कॉइल के रोटेशन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी इसमें पे इसको ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं एक बार, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करें। अरबाब, साइनोसोडल वेरिएशन का मतलब है अगर कोई चीज वेरी कर रही है एज पर साइन और कॉस इक्वेशन। अगर कुछ ऐसा वेरी कर रहा है जहां पर साइन या कॉस आ रहा है आपकी इक्वेशन में, उसे साइनोसोडल वेरिएशन कहते हैं। जैसे लास्ट ईयर एसएचएम में पोजीशन वेरी करती है, साइन आ जाए या कॉस हो जाए, साइनोसोडल वेरिएशन। साइनोसोडल वेरिएशन में खास ये कि ये पीरियोडिक होता है, एक फिक्स टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है। चलिए, ना हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नॉर्मल रोटेशन किसे कहते हो तौहीद? नॉर्मल रोटेशन का क्या मतलब है? ये ऐसे रोटेट कर रहा है, आप नॉर्मल रोटेशन किसे कह रहे हो? कि ये प्लेन में रोटेट करने लगे तौहीद? अगर ये प्लेन में रोटेट करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा ना। लास्ट टू लास्ट न्यूमेरिकल उठाकर देखो, अगर ये ऐसे रोटेट कर जाए तो फ्लक्स में चेंज ही नहीं आएगा, एंगल तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर ये इसी प्लेन में रोटेट कर रहा है तो एंगल तो हमेशा सेम रहेगा। ये जो मोबाइल है, ये ऐसे रोटेट करना शुरू कर दे, एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा। जब एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो रहेगा। और वो तो लास्ट टू लास्ट न्यूमेरिकल में भी यही करा था हमने। अच्छा, इसके बाद वो आपसे कहता है बेटर होता है इसे प्लॉट कर ले। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया पी ए ओमेगा कॉस ओमेगा, नहीं साइन ओमेगा, ये आ गया। तो ईएमएफ टाइम पर डिपेंड कर रहा है थ्रू द साइन फंक्शन। आपको चाहिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये जो आपका साइन ओमेगा टी होगा, ये साइन ओमेगा टी 1 हो जाएगा।
ईएमएफ तब मैक्सिमम होगा जब साइन ओमेगा टी 1 हो जाए। तो आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू बी ए ओमेगा इंटू 1, ये वैल्यू है। और इसी ईएमएफ को आप मैक्सिमम ईएमएफ कहोगे। तो इसके रोटेशन में ईएमएफ चेंज करेगा, बट जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ईएमएफ की दैट इज बी ए ओमेगा। अगर इसे मैं 1 कह दूं और इसे मैं 2 कह दूं, 2 को मैं 1 में सब्स्टिट्यूट करूं, तो जैसे ही आप 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे आपको E मिलेगा, E इज E max sin ओमेगा। So that is the induced EMF, which is E is E max sin of omega. ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अब अगर इसको मैं प्लॉट करना शुरू करूं, इक्वल टू 0, मुझे ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। मैं कुछ टाइम लेता हूं, t इक्वल टू 0 ले लेता हूं, t बाय 4 ले लेता हूं, t बाय 2 ले लेता हूं, 3t बाय 4 ले लेता हूं, और ये कैपिटल T ले लेता हूं। यहाँ जो मैं t ले रहा हूं, दिस t इज टाइम पीरियड। ये रोटेशन का टाइम पीरियड है, मींस कॉइल को एक कंप्लीट रोटेशन कवर करने में जो टाइम लगेगा दैट टाइम इज कैपिटल। अलग अलग टाइम पर कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसकी वैल्यूज क्या होंगी। तो जब आप t इक्वल टू 0 लेंगे, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो थर्ड में, जब आप इसे थर्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे सो विल गेट E इज इट्स E max sin 0, is E max sin 0। So E is E max sin 0। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 0। आप दूसरा टाइम इंस्टेंट लीजिए, t बाय 4 लीजिए। सो E हो जाएगा E इज E max साइन ओमेगा, t की जगह आपने t बाय 4 रख दिया इक्वेशन नंबर 3। ओमेगा को आप लिख सकते हो E इज E max साइन ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई बाय कैपिटल T, ओमेगा होता है 2 पाई बाय T मल्टीप्लाइड बाय T बाय 4। तो देखिए T से T कैंसिल होगा, 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 साइन पाई बाय 2 बच जाएगा। तो ये आ गया E इज E max साइन पाई बाय 2 इज 1, तो EMF E max T। T इक्वल टू 0 पर EMF 0 था, T बाय 4 पर E max। फिर आप लोगे T इक्वल टू T बाय 2, फिर इस T बाई 2 को 3 में सब्स्टिट्यूट करिए, तो जो EMF होगा दैट्स E max साइन ओमेगा। ओमेगा को आप फिर से लिख सकते हैं 2 पाई बाई T, और ये अब T बाई 2। T से T कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, साइन पाई बच गया, साइन पाई इज 0। सो इंड्यूस्ड EMF फिर से यहाँ 0 आ गया। आप 3t बाई 4 ले लीजिए, तो जब आप 3t बाई 4 लेंगे, सो जो E होगा दैट इज E max साइन ओमेगा इंटू 3t बाई 4। ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2 पाई बाई T, सो E इज E max साइन 2 पाई बाई T मल्टीप्लाइड बाय 3t बाई 4। ये कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 3 पाई बाई 2 बचा विच इज -1।
So E is E max multiplied by minus, नेगेटिव हो गया E max। अब इसी तरह से जब आप T इक्वल टू कैपिटल T लेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका 0 है। इन सारे पॉइंट्स को यूज कर देखिए, आप प्लॉट कीजिए। T इक्वल टू 0, T/4 पर ईएमएफ मैक्सिमम हो जाएगा, T/2 पर 0, 3T/4 पर 0 हो जाएगा मिनिमम माइनस ई मैक्स, और T इक्वल टू कैपिटल T पर 0। तो जब आप ये सब ग्राफ प्लॉट करोगे ना यहाँ, तो ये साइन कर्व मिल जाएगा। इसे कहते हैं साइनोसोडल वेरिएशन, कि ईएमएफ 0 था, मैक्सिमम हुआ, फिर 0 हुआ, फिर मिनिमम हुआ, फिर 0 हो गया, फिर ये चीज रिपीट करेगी, अपने आप को हमेशा चेंज करता चला जाएगा। अगर 11th एसएचएम याद हो तो एसएचएम में पोजीशन ऐसी वेरी करती है। चलिए इतना लिखिए और मुझे इसमें डाउट्स बताना शुरू कीजिए, अगर यहाँ कहीं कोई इश्यू है, कोई डाउट है। नहीं अरबाब, ये फर्स्ट पार्टी है, उसने कहा नहीं था प्लॉट करने के लिए, लेकिन मैंने प्लॉट करके दिखा दिया। पूछ लेता है अक्सर क्वेश्चन, एवरेज नहीं निकाला। अलमास बिल्कुल कर सकते हैं, मुझे तो बस सिखाना था कैसे आता है, आगे से तो मैं डायरेक्ट ड्रॉ करूंगा। -1 होती है जाहिर, sin3π/2 -1। ये सबसे हुआ? दानिश, दीपक, दरक्षा, फातिमा, सबा, तहरीम, तुबा, योगेश। चलो, अब इसके बाद एक सेकंड पार्ट और है, वो आपसे कहता है एवरेज ईएमएफ भी कैलकुलेट करके दिखाइए कि एवरेज ईएमएफ क्या होगा। एवरेज ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए सेकंड पार्ट, एवरेज ईएमएफ। सो ये जो ई नॉट है ना, ई इज ई मैक्स साइन ओमेगा। देखिए एग्जैक्ट जो मेथड होता है एवरेज निकालने का, एग्जैक्ट मेथड वो ये है कि आप इस ई को 0 से लेकर कैपिटल टी तक इंटीग्रेट कीजिए और इसको टी से डिवाइड कर दीजिए। तो यूजुअली अगर आपको नंबर्स गिवन हो तो आप क्या करते हैं, 1 से लेकर n तक सबको ऐड करते हो और फिर उसे n से डिवाइड कर देते हो। लेकिन अगर आपको नंबर्स ना दिए हो, आपको ईएमएफ गिवन है ई मैक्स साइन ओमेगा टी, तो आप 0 से लेकर कैपिटल टी तक इंटीग्रेट कीजिए और उसे टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए। ऐसे एवरेज ईएमएफ आता है। ये एवरेज ईएमएफ निकालने का तरीका। एक मेथड और है जो मैं यहाँ यूज करूंगा। एवरेज ईएमएफ निकालने के लिए आप एक काम कीजिए, इस पूरी टर्म का एवरेज लो, ई मैक्स साइन ओमेगा। ये जो मैं सिंबल ले रहा हूँ ये एवरेज का सिंबल, ये सिंबल एवरेज बता रहा है। अब यहाँ पर जो भी टर्म्स कांस्टेंट है, देखिए कांस्टेंट्स क्या क्या है। ई मैक्स कांस्टेंट, मैक्सिमम ईएमएफ नहीं चेंज हो रहा,
ये चेंज हो रहा है जिसका आप एवरेज ले रहे हैं, तो इस मैक्सिमम ई मैक्स आपका बाहर चला गया, ये सिर्फ बच गया एवरेज ऑफ साइन ओमेगा। ई मैक्स जो था वो आप बाहर ले गए, सिर्फ बचा हुआ है साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का एवरेज चाहिए। साइन ओमेगा टी का जो एवरेज है, इस एवरेज को निकालने का तरीका है साइन ओमेगा टी की मिनिमम वैल्यू। बताओ भाई साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? ये बहुत लेंदी पड़ेगा, ये शॉर्टकट मेथड है, -1। अभी आता हूँ सनाउल, एक बार और रिपीट कर दूंगा। तो बाद मैक्सिमम वैल्यू साइन की हो जाएगी +1 डिवाइडेड बाई एवरेज। ऐसे निकाल सकते, अगर आपको एवरेज चाहिए तो मिनिमम वैल्यू लीजिए, मैक्सिमम वैल्यू लीजिए, ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कर। जब आप इसे ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे, दिस कम्स आउट टू 0। दिस इज एवरेज। मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, ये एवरेज हो जाएगा। दैट एवरेज कम्स आउट टू 0। सनोल देखो, ये है ना ईएमएफ गिवन है ई मैक्स साइन ओमेगा टी, वो कहता है इसका एवरेज निकालो। एवरेज आप कैसे निकालते हैं? नंबर्स का एवरेज कैसे निकालते हो? सारे नंबर्स को ऐड करते हो, जितनी टर्म्स है उससे डिवाइड करते हो। बट ये नंबर्स नहीं है, फंक्शनल फॉर्म। तो एवरेज निकालने का स्टैंडर्ड मेथड है 0 से कैपिटल टी तक, जिसका भी एवरेज निकालना है उसे इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन इज सेम एज एडिशन। जैसे आप ऐड करते हैं नंबर्स को, ऐसे आपने इंटीग्रेट कर दिया। एन से डिवाइड करते हैं, एन से डिवाइड करने के लिए जितने टाइम के लिए इंटीग्रेट किया उसी टाइम से आप डिवाइड करते हैं। ये एवरेज का स्टैंडर्ड मेथड। उसे आप एक और तरह से कर सकते हैं कि ई की जो एवरेज वैल्यू होगी, ई मैक्स साइन ओमेगा टी का आपने एवरेज ले लिया, ये एवरेज का सिंबल है। अभी एक एक करके आता हूं। तो देखिए जो ई मैक्स है ये तो कांस्टेंट टर्म, ई मैक्स नहीं चेंज कर रहा भाई। अगर मैं आपसे कहता हूँ 2 का एवरेज निकालिए, 2 5 बार दिया हुआ है, 5 बार भी अगर आप 2 का एवरेज लेंगे तो वो 2 ही आएगा। 2 + 2 + 2 5 टाइम्स करिए और 5 से डिवाइड कर दीजिए, 2 मिले। ई मैक्स यहाँ कांस्टेंट वैल्यू है, ई मैक्स चेंज नहीं हो रहा, इसीलिए ई मैक्स को मैं एवरेज से बाहर लिया। अब ये बचा साइन ओमेगा टी का एवरेज। अब साइन ओमेगा टी का एवरेज निकालने का तरीका है साइन की मिनिमम वैल्यू लीजिए विच इज -1, साइन की मैक्सिमम वैल्यू लीजिए विच इज +1, और उसे आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, ऐसे एवरेज आ जाएगा। तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम -1 + 1 कितना हो गया? 0। तो साइन की जो एवरेज वैल्यू है वो एवरेज वैल्यू 0। अच्छा अब इस, हाँ भी सनाउल अब आया समझ में? सनाउल अब क्लियर हुआ? वजाहत तो क्वेश्चन है ई फाइनल माइनस ई इनिशियल करके कर सकते हैं। नहीं वजाहत, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल करके नहीं कर सकते। हमेशा एवरेज के लिए या तो आप पूरा इंटीग्रेट करो, या आप ऐसा कर दो, अगर आपका सिस्टम सिमेट्रिक सिस्टम है, साइन एंड कॉस सिमेट्रिक होते हैं, तो इनिशियल लीजिए, फाइनल लीजिए, ऐड कीजिए और हाफ कर दीजिए। ई फाइनल माइनस ई इनिशियल लेकर एवरेज नहीं आता, चेंज आ जाता है, एवरेज नहीं आएगा वैल्यू। अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट है अमान का। हाँ दोनों को ऐड कर सकते हैं। अच्छा ई फाइनल नेगेटिव माइनस नहीं करेंगे, आप ऐसे करेंगे, मिनिमम वैल्यू आपके सिस्टम की थी -ई मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू थी +ई मैक्स डिवाइडेड बाई। बट वो -ई मैक्स और +ई मैक्स तो आप साइन से ही लेकर आए ना। जब साइन की वैल्यू मिनिमम है तो -ई मैक्स, साइन की वैल्यू मैक्सिमम है तो +ई मैक्स। तो मैं उसको ब्रेक करते करते साइन पर ले गया। आप ई की टर्म्स में करना चाहता है कर लें, कोई परेशानी नहीं। हाँ जी एवरेज ईएमएफ 0 आएगा। एंगल तो वेरी कर रहा है सनौल, एवरेज तो हम तभी कैलकुलेट करते हैं जब क्वांटिटी वेरी कर रही है। एवरेज तो सनौल तभी कैलकुलेट होता है जब कुछ वेरी कर रहा हो। ये शॉर्टकट ट्रिक है सनौल, आप चाहें तो पूरा इंटीग्रेट कर लीजिए, रिजल्ट सेम आएगा। साइन और कॉस में ये शॉर्टकट ट्रिक यूज हो जाती है। आप चाहें तो पूरा इंटीग्रेट कीजिए 0 से कैपिटल टी तक, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। या तो बस मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक सिखा रहा हूँ कि अगर साइन या कॉस फंक्शंस हैं
तो बजाय इसके कि आप पूरा इंटीग्रेट करो, आप छोटी छोटी ट्रिक्स यूज कर सकते हो। बिना इन ट्रिक्स के आप एसी नहीं कर पाओगे, ये ट्रिक्स तो आपको सीखनी होगी। अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स देने हैं तो ये ट्रिक्स सीखनी पड़ेंगी, वरना आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद अमान सर इंटीग्रेशन अमान इंटीग्रेशन इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल एलिमेंट के लिए जरूर होता है, लेकिन जब आप जीरो से कैपिटल टी तक ले रहे हो तो छोटे छोटे जो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं उन्हें आपने कैपिटल टी तक ऐड कर दिया। अमान, जितने भी स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स के लिए आपने ऐड किया उसे आपने कैपिटल टी तक ऐड कर दिया। तो एडिशन हो गया ना, जैसे 1 से लेकर n तक ऐड कर, फिर उसे डिवाइड कर। एक एक करके डाउट्स पर आ, एक एक। अमान का हो गया तौहीद, डायरेक्ट ईएमएफ की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू लेके कर। तौहीद, मैक्सिमम जो तुमने पूछा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, उसके लिए तो साइन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी ले रही है, तो एक ही बात है। आप साइन की वैल्यू यूज कर कर ई मैक्स और ई माइनस ई मिनिमम निकाल लें, या सिर्फ आप साइन कर ले लें। इसको सिखाने की वजह है क्योंकि पूरा एसी में ऐसी चीजें बहुत करनी है न्यूमेरिकल्स में, जितने जल्दी आप ये चीज सीख जाओ आपके लिए उतना अच्छा है। ये इंटीग्रल हमेशा आप नहीं कर पाओगे। साइन कॉस का एवरेज तो हमेशा जीरो आएगा। हाँ, तो साइन और कॉस का एवरेज हमेशा जीरो आएगा, लेकिन आप इसी तरह से साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर सबका एवरेज निकाल सकते हो। सो एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज जीरो। अगर आप थोड़ा सा इस कर्व को भी देखते हैं ना, तब भी आप डायरेक्टली प्रिडिक्ट कर सकते थे कि जीरो आएगा। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जितना पॉजिटिव ईएमएफ है एग्जैक्टली उतना नेगेटिव ईएमएफ है। तो जब आप एवरेज लोगे पॉजिटिव नेगेटिव का तो जीरो। जैसे मैं आपसे कहूँ +2 है और -2 है, एवरेज ले लो इसका। +2 और -2 का एवरेज निकल कर कितना आएगा? भाई ये आया सबको, क्योंकि बिना इसके आप एसी नहीं कर पाओगे। अब धीरे धीरे हम एसी की तरफ मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। हाँ, शांत बोर्ड्स में भी ऐसे ही कर, जहां प्रॉपर इंटीग्रेट करना होगा डेरिवेशन में, वहां मैं बता दूं। ये आया सबको समझ में, जो हाईलाइट किया हुआ है? इसके बिना एसी करने में बड़ी परेशानी होगी आपको। चलिए इतना लिख लीजिए। चलो सब लिख चुके हैं। मुतहरा, जरा मुझे बताओ कॉस का एवरेज कैसे आएगा इस मेथड से? मुतहरा, मुतहरा, एवरेज ऑफ कॉस कैसे आएगा? देखिए, अभी साइन कराया है, इनसे कॉस नहीं होगा। रेबर, एवरेज ऑफ कॉस कैसे आएगा? रेबर आलम, कॉस का एवरेज कैसे आएगा यूजिंग द सेम मेथड? कॉस का एवरेज भी जीरो आएगा, जीरो आएगा। तेरा आपको साइन का भी नहीं समझ में आया? अगर आप कॉस का एवरेज लोगे, अच्छा, लोअर वैल्यू -1 अपर वैल्यू +1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। भैया मैंने कई बार कहा है। जी, हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देख रहे थे। तो कॉस की मिनिमम वैल्यू कितनी है? -1, मैक्सिमम +1 डिवाइडेड बाई 2, 0 आएगा। तेरा इतना टाइम क्यों लगा? मतलब इस बैच में तो कोई भी ऐसा नहीं है जो बच्चा बहुत ज्यादा स्लो। मतलब जो थोड़ा बहुत स्लो था, मैंने उससे कहा हुआ है वो टीटीएस में आते हैं। इतना टाइम तो सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि दिमाग कहीं और घूम रहा था। भाई 1.5 घंटे का लेक्चर अटेंड करने का मतलब है 1.5 घंटा दिमाग को अपनी एक जगह रखो। हाँ, वजह इंटीग्रेशन से भी वही आएगा। वेरी गुड, इतनी देर इंटीग्रेट कर लिया। हर जगह इंटीग्रेट भी कर सकते हैं बट लेंदी हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा।
मतलब अगर मैं तुमसे इसी मेथड से कहूँ साइन स्क्वायर का एवरेज निकालो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज, तो साइन स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1/2, इट्स 1/2 आ गया। आप इसको इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे 2 मिनट तो लग ही जाएंगे कम से कम, तो टाइम बचेगा इससे। मिनिमम साइन और कॉस में करिएगा, हर जगह मत कर दीजिएगा, मिनिमम प्लस मैक्सिमम, सिमेट्री होनी चाहिए, ये तो शॉर्टकट है, एग्जैक्ट मेथड नहीं है। चलिए खैर इसे रख लो। अब ये सबके लिए मैं रोज क्लास में मेरा 5 मिनट का यही कहना होता है कि रिस्पॉन्ड किया करिए। आपके दिमाग का एक हिस्सा होता है जो थोड़ा एक्टिव हो जाता है, अपना दिमाग सो जाता है। 10 मिनट के लिए अपने लैपटॉप को या मोबाइल को आइडियल छोड़ दो, चला जाता है ना स्लीप मोड में, वही हाल तुम्हारे दिमाग का है। अगर आप कभी गूगल पे सर्च मारें और ढूंढें कि वो स्लीप मोड वाला कॉन्सेप्ट लोगों में कहाँ से आया था, मतलब मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर, तो आप देखोगे वो इंसानी दिमाग से आया था। आप स्लीप मोड में चले जाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ जरा उसको जवाब देते रहा करो, दिमाग जागता रहेगा, आपको लगेगा कि आप क्लास में इन्वॉल्व हैं। वरना 1.5 घंटे क्लास करने के बाद भी कुछ नहीं सीखोगे, नींद भी खराब करी, कुछ सीखा भी नहीं, क्या फायदा। नहीं फायदा, बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे, शर्त है कि आप इतना लिखें तो मार्क्स नहीं कटेंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, अब मैं आपको जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ या जो भी थ्योरी हम कर रहे हैं वो एनसीईआरटी में नहीं, तो उसके बोर्ड्स में आने के चांसेस बिल्कुल नहीं। फिर से हम मोशनल ईएमएफ कर रहे हैं, ये वो पोर्शन है जो सीबीएसई सिलेबस में नहीं है। जिसमें पहली चीज आती है कि अगर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाए या वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी करना शुरू कर दे, अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, या आपके पास वेरिएबल वेलोसिटी है, तो फिर डायरेक्टली, या फिर ऐसा है कि एंगल बिटवीन V and B is not 90 डिग्री। मतलब वो सारी चीजें जो एनसीईआरटी में दी हुई है उनके अलावा कुछ है, जो एनसीईआरटी में दिया उसके अलावा अगर कुछ दिया हुआ है, तो आप इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए ये एक्सप्रेशंस यूज करेंगे। इट्स A to B। A to B मीन्स इनिशियल से लेकर फाइनल लिमिट तक जो भी आपका सिस्टम दिया है, जो भी आपकी वायर है, इट्स V×B.dl, कि पहले आप V×B का डॉट लो और फिर dl ले लो, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स A to B, इट्स B×dl। बी और डीएल का क्रॉस लीजिए, उसके बाद डॉट वी लीजिए, फिर इंटीग्रेट कीजिए, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स A to B V×B.d। आप इन तीनों में से कोई भी यूज कर लीजिए, आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन मिलता है। सो दिस इज द मोस्ट जनरल एक्सप्रेशन। अगर ये सब पैरेलल परपेंडिकुलर नहीं है चीजें, तो ये एक्सप्रेशन आएगा। अब ये सीबीएसई का बोर्ड्स का पार्ट नहीं है, तो मैं इसकी डेरिवेशन में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। डेराइव वैसे ही होगा जैसे हमने फर्स्ट मेथड से डेराइव किया, F=Q B×B से करा था। हमने परपेंडिकुलर लिया था, कोई और एंगल हो गया तो ये रिजल्ट्स आने शुरू। तो यहाँ से बड़ा क्लियर है कि अगर VB/BDL या VB, V×DL डॉट, अगर कहीं भी V B के पैरेलल हो जाए या B L के पैरेलल हो जाए, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रॉस प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो रहा है तो जीरो होता है, अदरवाइज जीरो।
तो पहला हम ये रिलेशन देखेंगे कुछ कैलकुलेशंस में। दूसरा है, अगर स्ट्रेट कंडक्टर दिया हुआ है और वो ऐसे मूव कर रहा है, या ये स्ट्रेट कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये कुछ वेलोसिटी का डायरेक्शन। जो कंडक्टर की लेंथ से थीटा एंगल पर इंक्लाइन है। आप इस प्रॉब्लम को यहां से सॉल्व कर सकते हैं, बट आपकी बी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो यहां पर थोड़े बहुत शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो ना। आप ये सारी कहानी करोगे उससे बेहतर है कि अगर बी यूनिफॉर्म दिया हुआ है, बचो इंटीग्रल से, बी के कॉम्पोनेंट्स ले लो। v का एक कॉम्पोनेंट ले लो जो लेंथ के परपेंडिकुलर हो, जिसे आप v साइन थीटा कहेंगे, और एक कॉम्पोनेंट हो जो लेंथ के पैरेलल हो, जिसे आप v cos थीटा कहेंगे, v cos थीटा। तो यहाँ जो v परपेंडिकुलर है, ये कॉम्पोनेंट है वेलोसिटी का, इट्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू b, और जो v पैरेलल है ये भी वेलोसिटी का कंपोनेंट है ऑफ v पैरेलल टू v। अब यहाँ पर जो पैरेलल कंपोनेंट है, इसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा। मैंने कल भी बताया था कि v पैरेलल जो लेंथ के पैरेलल होगा वो ईएमएफ में कंट्रीब्यूट नहीं करता। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा माइनस बी एल v परपेंडिकुलर आप लिख सकते हैं। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से आएगा, पैरेलल की वजह से कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा। इतना लिखिए। इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते। एक बार और देखिए आयशा, अगर आपको कंडक्टर कुछ ऐसा दिया है कि उसकी वेलोसिटी लेंथ के परपेंडिकुलर नहीं है, लेंथ के साथ कुछ एंगल पर इंक्लाइंड है, हर बार v कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर v कांस्टेंट नहीं होता तो फिर मुझे इंटीग्रल्स यूज करने होते हैं, बच नहीं सकता। तो अगर वेलोसिटी वेरी कर रही है, सॉरी वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेंथ के साथ किसी एंगल पर इंक्लाइंड, तो आप कंपोनेंट्स लीजिए। वेलोसिटी का एक कंपोनेंट लेंथ के पैरेलल आएगा, इसे आप v पैरेलल लिख सकते हैं, विच इज v cos थीटा। इसे आप v परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, विच इज v sin थीटा। v परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट है, अच्छा, विच इज परपेंडिकुलर टू b, विच इज परपेंडिकुलर टू लेंथ। और यहां भी जो कंपोनेंट है इट्स पैरेलल टू लेंथ, लेंथ के परपेंडिकुलर और लेंथ के पैरेलल हमने कंपोनेंट्स ले लिए। तो ये जो पैरेलल कंपोनेंट होगा ना लेंथ के, v और l अगर पैरेलल हो जाए, इसकी वजह से कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। देखो यहाँ अगर v और l पैरेलल हो जाए तो क्रॉस जीरो हो जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाए। तो ये किसी भी तरह से ईएमएफ में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ईएमएफ में सिर्फ वो कंट्रीब्यूट करेगा जो कंपोनेंट लेंथ के परपेंडिकुलर जा रहा हो। तो आप इसे लिख सकते हैं, इट्स माइनस ऑफ बी एल वी परपेंडिकुलर। तो यहाँ हमने वी परपेंडिकुलर लिखा। आयशा, तौहीद, अब तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। तौहीद, तुम्हारा भी क्लियर हो गया होगा। हम परपेंडिकुलर और पैरेलल लेंथ के साथ ले रहे हैं। भाई आप लोग इतना लिख लें तो मुझे बताइए, कुछ एक दो फॉर्मूले और हैं, फिर इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। तहरीम, तूबा, उस्मान, शाकिर, सैयदा, सादिया, नीतीश,
जाहिद, चलो। अच्छा भाई, एक चीज और है, अगर आप में से कोई ऐसा हो जिसने अब तक पढ़ना ना शुरू करा हो, बहुत लीनियंट ले रहा हो कि बोर्ड्स होंगे या नहीं होंगे, अब तो उसको समझ में आ गया होगा जब जेई नीट के एंट्रेंसेस हो रहे हैं इस हाल में, तो आपके बोर्ड्स तो जरूर होंगे, वो तो किसी तरह से टलेंगे नहीं। अगर कुछ छूट गया है, दोबारा करना चाहते हो, तो मंडे फ्राइडे वाली बैच है 7 to 8:30, इसमें आ जाओ। इसमें अभी मैं कैपेसिटर करा रहा हूँ, रिवीजन बैच समझ लीजिए आप अपने लिए, कुछ लोगों की बैकअप है, कैपेसिटर हो रहा है, तो आ जाइए, आपका रिवाइज हो जाएगा अगर कुछ छूटा हुआ है आपका। अब ऑनलाइन में ये फायदा है कि आपको घर से निकलना नहीं है। चांद ज्वाइन कर लीजिए, सेम मीटिंग आईडी होती है जो आपकी बाकी डेज की मीटिंग आईडी है ना, 6-9 वाली जो मीटिंग आईडी है, वही मीटिंग आईडी है। कुछ करना थोड़ा ना, कहीं जाना वाना नहीं है, खोल के बैठ जाओ 1.5 घंटे के लिए, अपना दिमाग अपने साथ रखकर। 7 to 8:30 चांद, 7 to 8:30, मंडे और फ्राइडे, PM, मंडे एंड फ्राइडे। अरबाब, इसमें मैं कैपेसिटर करा रहा हूँ, कैपेसिटेंस करा रहा हूँ। तो अगर कोई ऐसा है जिसने छोड़ दिया था, छूट गया, या बहुत लीनियंटली ले रहे थे, जो भी वजह थी, ये कुछ बच्चों को बैकअप दे रहा हूँ, आप चाहें तो इसमें आके रिवाइज कर लीजिए। कैपेसिटर हो रहा है इसमें, कैपेसिटर। और कहीं आने जाने की जरूरत थोड़ी ना, बस लॉग इन करो और कर लो। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस थर्ड देखिए। अब अगर स्ट्रेट की जगह मैं आपको कर्व्ड वायर दे दूं, ऐसे मुझे उम्मीद है कर्व्ड वायर तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो कर्व्ड वायर के साथ क्या किया जाएगा, क्योंकि हमने फोर्स में ये डिस्कस किया था, ये हम फोर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक ये वायर है ए से लेकर बी तक, और इस वायर को मैं वी वेलोसिटी से लेकर जा रहा हूँ, ये वी वेलोसिटी। वेरी गुड। अब आप इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, हमने एक चीज प्रूव करी थी कि इनिशियल से फाइनल तक एक स्ट्रेट लेंथ ले लो, इस वायर के इनिशियल से लेकर फाइनल तक आप एक स्ट्रेट लेंथ ले लीजिए, शॉर्टेस्ट पाथ, यस डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए, ए से बी आपने ले लिया, इसकी कुछ लेंथ आ गई। अरबाब, जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही है, मतलब वो एग्जैक्ट तरीका है जैसे इंटीग्रेट करते हैं, जिस तरह से हम डिराइव करते हैं, बिल्कुल वही तरीका है। आपने एल ले लिया, अब ये जो एल है ना, इस एल का वेलोसिटी के साथ एंगल देखो, ये एल वेलोसिटी के साथ कुछ बीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी माइनस ऑफ बी एल वी साइन बी, अगर कर्व्ड वायर भी, माइनस ऑफ बी एल वी साइन बीटा अगर जीरो। और ये डिराइव होकर वहीं से आता है, आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट हमने लिखा था एक्सप्रेशन, बस उसको इंटीग्रेट कर देना है इनिशियल से लेकर फाइनल लिमिट। तो अगर आप डिराइव करना चाहते हैं तो आता यहीं से, इट्स इंटीग्रल ऑफ वी क्रॉस बी डॉट डी एल। इसे इनिशियल से आप फाइनल तक इंटीग्रेट करें, फाइनल रिजल्ट आता है माइनस ऑफ बी एल बी साइन। सो डेरिवेशन आप यूज नहीं करेंगे, आपकी एक्सप्रेशन यूज करेंगे, एक्सप्रेशन आना चाहिए आपको, माइनस बी एल बी साइन, बस ये क्रॉस ओपन करो, डॉट डी एल के साथ डॉट दे। अच्छा, अगर मुझे बताओ, इफ इट इज अ क्लोज लूप, क्लोज लूप, एरिया बी वी सब कांस्टेंट है, अगर क्लोज लूप जब आप लोगे तो डीएल का इंटीग्रल जीरो होता है, तो क्लोज लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होता है। अगर आप कहते हैं कि ये क्लोज लूप है तो उसमें इंटीग्रल जीरो हो जाएगा। चलिए इतना लिख डालिए, न्यूमेरिकल्स करते हैं।
इतना लिखिए, एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर। चलिए सब लिख चुके हैं। शुजात, तुम भी आना शुरू करो मंडे और फ्राइडे वाली बैच में। मतलब मैं तुम्हें समझा समझा के थक गया हूँ, इसने मैंने कहना ही छोड़ दिया। आखिरी मौका है शुजात, उस बैच में रेगुलर हो जाओ। शुजात खान। हाँ वजह डेरिक। बस यार डेरिक मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी ने कहीं डिस्कस नहीं किया। वहां जो मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया था, वजह ये थी कि अब अगर बोर्ड्स में आता है, बोर्ड्स में ये सारी चीजें हैं नहीं, वो एक्सपेक्ट करता है कि आप फ्लक्स से सॉल्व करके दिखाएं। इसलिए मैंने उसको पूरा लिख दिया था, अदरवाइज आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो इट। मतलब बोर्ड्स में ना जो लोग चेक करते हैं, मतलब उनके पास एक आंसर की होती है, और अक्सर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स भी नहीं होते। आंसर की होती है, उससे वो सॉल्व करते हैं। तो अगर उस आंसर, और वो यूजुअली आंसर की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होती है, तो आंसर की में कुछ ना हो तो बड़ी परेशानी हो जाती है। इसीलिए जरा सा ख्याल रखना पड़ता है हम टीचर्स को। नहीं जोहेब, हम चार्ज को ऐसे थोड़ी ना लेके जा रहे हैं, मैं तो वायर को आगे लेकर जा रहा हूँ। वो वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज जीरो, वो तुम गलत सोच रहे हो। मैं चार्ज को नहीं लेके जा रहा कॉइल के अलावा, मैं तो कॉइल को आगे लेकर जा रहा हूँ। तो उस तरह से मत लो, वो गलत हो जाएगा, गलत एनालिसिस हो। शुजात, अपने अंदर थोड़ी सी कंसिस्टेंसी लाओ। तुम एक हफ्ते जोश में रहते हो, 2 हफ्ते जोश में रहते हो, फिर तुम्हारे हफ्तों का पता नहीं होता। ऐसा इंसान जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाता। एक एज आती है जब सिवाय रिग्रेट के और कुछ नहीं रह जाता। जैसे क्लास 11th के बोर्ड से पहले रिग्रेट होगा, क्लास 11th के एग्जाम से पहले कई लोगों का। कुछ दिन कर लेते तो शायद पड़ता। ऐसे लाइफ लॉन्ग शाश्वत रिग्रेट्स रह जाते हैं जो लोग कंसिस्टेंट नहीं होते। अगर आप एक वक्त में एक काम सालों टाइम पर नहीं कर सकते तो बड़ी परेशानी। आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंस सब बाद में आता है, सबसे पहली चीज है कंसिस्टेंसी। सो फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। फाइंड induced EMF between two ends if magnetic field is perpendicular to the plane। और ये ना वेलोसिटी बाइसेक कर रही है, थीटा/2 ये आ गया, और थीटा/2 ही ये आ गया। वेलोसिटी बाइसेक कर रही है, मुझे नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल के दिखा दीजिए।
अच्छा, लेंथ आप कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, लेंथ अगर नहीं दी हुई है, आप लेंथ मान लीजिए, कुछ लेंथ है। चलिए कुछ आंसर्स आए। देखो अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले कि अगर वेलोसिटी लेंथ के परपेंडिकुलर नहीं है तो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। अगर इसे मैं ए ओ कह देता हूँ, इसे दो वायर मान लेते हैं, एक वायर ए ओ है, एक वायर ओ बी है। ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा ए ओ में, ये आएगा -B L V साइन थीटा बाई 2। ऐसे ही जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा ओ बी में, ये भी होगा -B L V साइन थीटा बाई। ये बताइए पहले, ए ओ और ओ बी का ईएमएफ सब को क्लियर है, यही होना चाहिए, -B L V साइन थीटा बाई 2 -B L V साइन थीटा बाई 2, सब एग्री करते हैं कि इतना ही होना चाहिए। अब आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि इनकी पोलैरिटीज क्या होंगी। भाई नेट ईएमएफ ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। दो सेल मान लीजिए, वायर ए ओ भी एक सेल की तरह बिहेव कर रहा है, ओ बी भी सेल की तरह बिहेव कर रहा है। तो आपको बस ये डिसाइड करना है, नेगेटिव पॉजिटिव, पाम रूल यूज कर लीजिए, फिंगर रख दीजिए, इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड है, थंब रख दीजिए आप वेलोसिटी के अलोंग, पाम का ऊपर हिस्सा जाएगा, तो ये वाला जो होगा, ये जो ऊपर हिस्सा जाएगा ये पॉजिटिव होगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। सेम कहानी यहाँ भी होगी, ऊपर वाला पॉजिटिव होगा, नीचे वाला नेगेटिव होगा। तो ये जो दोनों सेल्स हैं, अगर इसको मैं सेल 1 कहता हूँ और इसे मैं सेल 2 कहता हूँ, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। सो सेल 1 एंड 2 आर इन सीरीज। तो 1 और 2 दोनों सीरीज में। अगर 1 और 2 दोनों सीरीज में है, सेल 1 भी और सेल 2 भी, अगर दोनों सेल सीरीज में दिए, तो जो नेट ईएमएफ होगा, ये नेट ईएमएफ आ जाएगा ए ओ और ओ बी को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करके रखा। ए ओ इज माइनस ऑफ बी एल वी साइन थीटा बाई 2 माइनस ऑफ बी एल वी साइन थीटा बाई, दोनों को आपने ऐड कर दिया और नेट ईएमएफ आ गया -2 BLV साइन, -2 BLV साइन थीटा, ये नेट। भाई क्लियर है सबका इतना? चलिए गुड। एक क्वेश्चन और है, वो भी पहले आप ट्राई करोगे, अब करो। The next is a wire is in the form of a semicircle, in the form of a semicircle of radius r,
one end is उस्मा, जब हो जाए तो बताइए। One end is attached to an axis about which it rotates with angular velocity omega. The axis is normal to the plane of semicircle. Wire is immersed in a uniform magnetic field B parallel to the axis. Find induced EMF between O and T. So ये कुछ ऐसा दिया हुआ है आपको, एक सेमी सर्कल दिया। देखिए इसमें रोटेशन वाला रिजल्ट आप जानते हैं, आपको पूरा डिराइव करने की जरूरत नहीं है, बस जो आपने पीछे सेक्शंस में पढ़ा है उसे यूज कर लीजिए। ये ऐसे रोटेट कर रहा है with an angular velocity omega, magnetic field is in inwards magnetic field। करिए जरा सॉल्व कीजिए। आंसर्स तो आसान सा है, रोटेशन वाला तो हमने करा था, 2b r²। अजाद एक बार जरा चेक करो अस्का, ये सिर्फ सेमी सर्कल है। अरे ये तो डॉटेड बना रखा है बस दिखाने के लिए, लूप नहीं है। सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल सिर्फ कॉइल है। वजह चेक करो कैलकुलेशन। अब बाकी लोगों का क्या हो रहा है? खदीजा, मरियम, आकिब, फैज, जाहिद, क्या कर रहे हो? आंसर्स क्या है? मोमिना? भाई अब तक के सारे न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व करे, अब कुछ तो आप लोग करिए। अभी सिखाया था आपको कर्व्ड कंडक्टर का कि कर्व्ड को आप रिप्लेस कर दीजिए स्ट्रेट वायर से।
भाई देखो, कल हमने सीखा था कि अगर एक रॉड रोटेट कर रही है तो ये आता है हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। अगर एक रॉड रोटेट कर रही है तो आएगा हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। ये कर्व्ड है, इसे स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दो। स्ट्रेट वायर की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 2r हो जाएगी। ये होगा ना वजह, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 2r हो जाएगी। तो इसको हटा दो, कर्व्ड को एक स्ट्रेट वायर रख दो जो रोटेट कर रही है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा होता है। तो जब आप वैल्यूज रखोगे, दैट्स हाफ बी, अच्छा हाँ सही तो था वजह, सही था सही था, सॉरी सॉरी वजह। 4r स्क्वायर ओमेगा, सो दैट्स 2b r स्क्वायर। हाँ वजह सही तो था। दिस इज ओ एंड दिस इज बेटर होता है वजह, एग्जैक्ट तो यही है, माइनस है। अगर आपको दो ऑप्शंस दिए, एक माइनस के साथ एक बिना माइनस के, तो माइनस के साथ आप जरूर यूज कीजिएगा। चलिए एक और लिख लीजिए क्वेश्चन, ये तो आज हो नहीं पाएगा, कल इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन लिख के छोड़ दें। ये सबने लिख लिया? रब कर दूं इसे? नेक्स्ट देखो, a copper rod of length 0.19 meter is in moving with uniform velocity of 10 meter per second, parallel to a long conductor carrying current of 5 ampere. The rod is perpendicular to the wire with its end at distance 0.01 meter and 0.2 meter from it. Calculate EMF induced in the rod. चलिए इसको हम कल सॉल्व करना शुरू करेंगे, इतना लिख लीजिए। तो ये मोशनल खत्म हुआ। एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल सॉल्व करना है, मैं ग्रुप पे डाल रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर, उसे ट्राई करना है, मोशनल ईएमएफ करिए। हाँ नीतीश कल क्लास होगी बिल्कुल। हाँ कल मॉर्निंग क्लास है 10:30।
सेम टाइम। हाँ वो ज्यादा करना होगा, वेरी करेगा। नीतीश तुमने अप्लाई किया हुआ है? क्या टाइमिंग्स है? ओके, ठीक है। अच्छा, कल एनडीए का एग्जाम है, मैं भी ग्रुप पे डालता हूँ, मैं केमिस्ट्री वाले सर से भी बात कर लेता हूँ क्या हो सकता है। ठीक है, मैं ग्रुप पे नोटिफिकेशन डलवा देता हूँ। योगेश तुम्हारा भी कंसिडर हो जाएगा उसमें। चलो जी, ओके। थैंक यू।